हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स में हम CAPF 2020 इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोज में भी बता चुके हैं कि CAPF के इंटरव्यू में जनरली इन्हीं एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि इसका पार्ट 2 है और आने वाले पार्ट में भी हम कुछ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं या अभी आने वाले इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जो वेरियस पर्टिकुलर UPSC के इंटरव्यू होते हैं उनमें पूछे जाते हैं या और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो उनको सारे क्वेश्चंस को हम इसमें आंसर का एक फॉर्मेट के जरिए उनको पूरा डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली पर्सनैलिटी से रिलेटेड वो ये है कि व्हाट इज़ योर हॉबी एंड हाउ विल यू यूज योर हॉबी इन CAPF। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं अपना उदाहरण लेके आपको समझाऊंगा। सपोज ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं सपोज मेरी हॉबी पेंटिंग, डायरी राइटिंग और लिसनिंग टू रेडियो है, तो मैं यही बताऊंगा कि सर मेरी हॉबी पेंटिंग, डायरी राइटिंग और लिसनिंग टू रेडियो है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू यूज योर हॉबी इन CAPF, तो मुझे इसका भी आंसर इनको बताने के बाद में ही देना होगा। आपकी कुछ और हॉबीज हो सकती है तो आप वे बताइए और पर्टिकुलरली उनका यूज मेंशन कीजिए कि उनका CAPF में क्या यूज है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो CAPF जो है मिलिट्री और पुलिसिंग की जॉब है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पेंटिंग का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ प्रोबेबल यूज हो सकते हैं जनरली किए जाते हैं तो वो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ, जैसे क्रिएटिंग मैप्स, डायग्राम्स, स्केचेज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ये एक यूज हो सकता है कि जैसे कोई इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रही है तो उसमें पर्टिकुलरली हम डायग्राम बना लेते हैं, पूरी प्लान स्ट्रेटजी का स्केच बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमको किस कैंडिडेट को रखना है और कहाँ पे किधर से कौन वार करेगा। इस तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं। एक पूरे ओवरऑल एरिया का मैप बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो की एरिया आ जाए जहाँ पे हमको पर्सनल को रखना है और कहाँ कहाँ पे जो मोर थ्रेटन्ड एरियाज है वे एरिया आ जाए, तो उनका एक इसके थ्रू हम मैप बना सकते हैं। तो इसमें भी एक पेंटिंग का यूज है। उसके बाद सेकंड यूज हो जाता है कि गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सबॉर्डिनेट्स। कई बार क्या होता है कि आप सबॉर्डिनेट्स को आधा घंटे तक समझा रहे होते हैं और तब भी उनकी इतनी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो इस कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फ्रेंड्स हम एक पिक्चर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो इससे आसानी हो जाएगी आपको अपने प्लान को अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाने के और उन तक अपनी बात पूरी 100% पूरी बात पहुंचाने के लिए। ठीक है, थर्ड है क्रिएटिंग एस्थेटिक एनवायरनमेंट इन एंड अराउंड द आर्म फोर्स कैंप। जैसा कि आपको पता ही है, आर्मी कैंप के भी एरिया में अगर आप निकलोगे तो एक अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई और पूरा उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही एनवायरनमेंट हम CAPF कैंप में भी बना सकते हैं ताकि एक अच्छी एस्थेटिक कंडीशन वहाँ पे बनी रहे और सबका जो है एक अच्छा पॉजिटिव मूड रहे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एक इसका हो सकता है, हालांकि किया भी जाता है, बट अगर आप ऑलरेडी मतलब पेंटिंग के शौकीन हैं तो ये उसमें आप और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग मोर अट्रैक्टिव फंक्शन। देखो, सेरेमोनियल फंक्शंस तो पैरामिलिट्री और पुलिसिंग का एक पार्ट है, वो टाइम टू टाइम होता रहता है। कई बार रेजिंग डे, कई बार इस्टेब्लिशमेंट डे, कई बार और बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, तो उनमें भी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में एक पेंटिंग का बहुत अच्छा रोल हो सकता है, क्योंकि एक पेंटर सिर्फ ना पेंटर ही नहीं होता है, वो मतलब उसका एस्थेटिक सेंस थोड़ी औरों से अलग होती है, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, तो एक ये यूज हो जाएगा इसका। फिर एक यूज ये भी हो सकता है कि पर्सनल ग्रोथ ऑफ द पर्सनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड और क्रिएटिविटी को भी जगाता है। तो मतलब पुलिसिंग में तो ये हेल्प करेगा ही पेंटिंग, तो ये इसका एक यूज ये भी हो जाता है कि जो स्टाफ है वहाँ का, जो भी पेंटर है, सपोज मैं ही हूँ और मैं उसमें भर्ती हो जाता हूँ, तो मेरी पर्सनल ग्रोथ में भी ये मतलब हेल्प करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हेल्प करेगा, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड में हेल्प करेगा, क्रिएटिविटी में हेल्प करेगा। तो ये इतने सारे इसके पेंटिंग के फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी भी हॉबी पेंटिंग है तो एक दो फायदा और जो आपको लगता है वो ऐड कर सकते हैं।
तो ये एक अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। आप अपनी हॉबी का CAPF में यूज़ उनको बता सकते हैं, ठीक है। फिर है डायरी राइटिंग। तो जैसा कि मैंने अपनी सेकंड हॉबी CAPF में ये डायरी राइटिंग मेंशन कर रखी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका ही आंसर बताऊँगा, इनसे रिलेटेड वो बताऊँगा। तो जैसे डायरी राइटिंग का वैसे तो पर्टिकुलर कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी हॉबी है तो कुछ ना कुछ तो आप उससे रिलेट करके बताओगे ही। तो जैसे ये बताया जा सकता है कि सर इट विल हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसीजंस। ये कैसे? क्योंकि मान लो आज कोई घटना घटती है आपके साथ और आप उसको डायरी में मेंशन कर लेते हैं कि मैंने इस घटना को इस तरीके से हैंडल किया था, तो वो आपके अगर इन फ्यूचर आपके साथ कोई वैसी सिमिलर घटना घटती है तो आप क्या करोगे, उस अपनी पहली उससे हेल्प लेकर के जो आपने उसमें मेंशन किया था, तो उससे हेल्प लेकर के उस दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प हो जाती है। कहीं पे आपको चीज़ लिखी हुई होती है तो वो ऑब्वियसली एक अच्छा काम करती है आपके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो पहला तो डिसीजन मेकिंग हो गया। फिर ये हो जाएगा कि इट विल हेल्प इन ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो जब आप डायरी लिखते हो तो आप दीन दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचते हो और आप उसमें वही आइडियाज़ मेंशन करते हो जो सच में रिलेवेंट है। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज हो जाती है डायरी राइटिंग, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज जो है क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है जो कैंडिडेट की जो भी लिख रहा है। तो ये CAPF पर्सनल में क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प कर सकती है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी वैसे डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प करता है, तो ये भी इसी का पार्ट हो गया, बट आप इसको अलग बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट विल हेल्प इन मेकिंग बेटर कमिटमेंट्स। कई बार आपने देखा होगा यदि हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं और उसका एक अच्छा मतलब एक फॉर्मेट बना लेते हैं तो वो हमारे कमिटमेंट को अच्छा बनाता है कि किसी के प्रति मान लो हमने रिटर्न में किसी को कुछ दे दिया तो उस पर रहता है कि हमें एक ओब्लिगेशन टाइप का हो जाता है कि हम हमारे ऊपर कि हमको सच में ये करना है क्योंकि हम इस चीज़ को कमिटेड है। अगर आपने वैसे ही वर्बली बोल दिया तो हम उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते। तो इसीलिए ये बेटर कमिटमेंट्स बनाने में ये हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा इट विल हेल्प इन पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। किसी भी पर्सन में अगर डायरी राइटिंग की हॉबी है तो ऑब्वियसली ये पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत सारे इमोशंस आदमी फील करता है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ओकेजन पे। तो अगर आप उनको किस तरीके से आपने मतलब कन्फेस करते हैं उन किस तरीके से आप उनको लेते हैं, किस टाइम पे किस तरीके का रिएक्ट करते हैं आपने वो डायरी में लिखे हुए होते हैं। तो ये मतलब अगर आप बड़े होकर के अपनी वो प्रीवियस ईयर की डायरी पढ़ोगे तो वो सच में आपको एक अपने बारे में इंसाइट का एक व्यू क्रिएट करता है। तो इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ यूज हो सकते हैं डायरी राइटिंग के। अगर आपकी भी हॉबी डायरी राइटिंग है तो आप इन यूजेस को मेंशन कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ बेनिफिशियल यूज लगता है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अपनी थर्ड हॉबी रेडियो लिसनिंग मेंशन की है CAPF में, तो अभी क्या है तो उसके भी 4-5 यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन यूजेस को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन एट फार ऑफ प्लेसेस। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी या और भी जो कम्युनिकेशन के मीडिया है, फ़ोन का नेटवर्क है, वो वहाँ नहीं पहुँच पाता किसी पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन रेडियो की कनेक्टिविटी कई बार रहती है। तो फार ऑफ प्लेसेस में एक इन्फॉर्मेशन का ये जरिया हो सकता है, ठीक है। तो एक ये यूज़ हो जाएगा इसका CAPF में। दूसरा क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा यूज है, क्योंकि कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया होता है। कि मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो अंडमान निकोबार में एक बंदा सुनामी के टाइम पे जब 2004 में आई थी तो वो बंदा फंस गया था, तो वो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर, तो उसके पास रेडियो ही थी और रेडियो के जरिए ही उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई और उसी से उसने अपनी जान बताई। जबकि उस आइलैंड पे जो और लोग थे कई लोगों की उनमें से डेथ चली गई थी, तो वो उसने अपने मतलब अपनी कंडीशन का वर्णन किया है। तो उससे पता चल जाता है कि कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत हेल्प करती है। कई बार आप केदारनाथ के टाइम पे भी आपने देखा हो कि रेडियो के थ्रू वो कर सकते हैं। भूकंप, सुनामी और ड्रोट इनके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन कई बार देते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है इसका। अभी आप देख रहे हो कि कोरोना का बहुत मतलब कोरोना पैंडेमिक का बहुत ही प्रकोप चल रहा है, तो इसके थ्रू भी प्रधानमंत्री अपने मन की बात के थ्रू भी
और भी चैनल्स जो है रेडियो के थ्रू वो कोरोना को मतलब कंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट का तो आप सब लोगों को पता ही है, ये एंटरटेनमेंट का एक साधन है ही है, ठीक है। उसके बाद सक्सेस ऑफ कम्युनिटी रेडियो इन आर्म्ड फोर्सेज, ये भी एक यूज़ हो सकता है, क्योंकि अभी 2018 में ही आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हम जो है कश्मीर वाले एरिया में कम्युनिटी रेडियो बनाएंगे आर्मी के लिए, जो वहाँ के रीजन को स्पेसिफिकली वो सर्व करेगी। तो ये जब आर्मी वाले यूज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली सीएपीएफ के वालों मतलब सीएपीएफ के जो फोर्सेज हैं उसमें भी ये इसका एक बड़ा रोल हो सकता है, और इसमें भी कम्युनिटी रेडियो एक हेल्प कर सकती है। तो अगर आपका रेडियो लिसनिंग शौक है तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को सारी चीज़ों को मोर एफिशिएंटली और अपने अच्छे से मतलब लाइकिंग के साथ इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रेडियो लिसनिंग के कुछ यूज़ हो सकते हैं। अगर आपकी हॉबी भी रेडियो लिसनिंग है तो आप इन यूजेज को मेंशन कर सकते हैं, प्लस और यूजेज को भी ऐड कर सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हों। फ्रेंड्स, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द वेरियस पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद योर हॉबी। तो जैसे पेंटिंग मेरी हॉबी है तो ऑब्वियसली मैं पेंटिंग से रिलेटेड जो भी फेमस पर्सनैलिटीज रही है उनको मेंशन करूँगा। जैसे इसमें मैंने हर टाइम की मतलब मॉडर्न इंडिया के जो भी पेंटर्स हुए हैं फेमस उनको मेंशन किया हुआ है, रिसेंट वाले भी और जो पहले मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हुए थे वो भी, ठीक है। तो जैसे राजा रवि वर्मा थे, बहुत फेमस पेंटर थे केरला से, तो ये वाले हैं। नंदलाल बोस ये हुआ है, इनका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। जेमिनी रॉय इनको मेंशन किया हुआ है। अमृता शेरगिल इनको मेंशन किया हुआ है। हर पेंटर का आप देखोगे तो डिफरेंट मतलब आर्टिस्टिक जो उनका पेंटिंग करने का तरीका वो भी अलग होता है, ठीक है। तो आप उनको भी इसके साथ में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एम.एफ. हुसैन है, ये मतलब इनका अलग ही तरीका है, तो ये थे तो इनको मैंने मेंशन किया है। उसके बाद एस.एच. रजा है, ये तो अभी रिसेंटली पास्ट अवे हुए हैं 2016 में, तो इनको भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मंजीत बावा, ये भी फेमस रहे हैं। अभी तुमने देखा होगा कि नीरव मोदी की कुछ पेंटिंग्स को ऑक्शन किया गया, उसमें मंजीत बावा की भी कुछ पेंटिंग थी जो करोड़ों में इनको मतलब ऑक्शन हुआ है इनका, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन पर्सनैलिटीज़ के अलावा भी अगर आपको लगता है कि और इम्पोर्टेंट है या किसी का पर्टिकुलर आर्टिस्टिक वे है पेंटिंग करने का, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। प्लस अगर उनका वे आपकी पेंटिंग के तरीके से मैच करता है तो आप उसको जरूर मेंशन करिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा एक। फ्रेंड्स, सेकंड हॉबी जैसे मैंने उसमें डायरी राइटिंग मेंशन की हुई है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी, इनकी तो एक बुक ही थी, इन्होंने जैसे वो बुक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो वो बेसिकली एक डायरी ही थी जिसको बाद में पब्लिश भी किया गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट का है, सभी मानते हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इनकी एक पूरी डायरी थी, इन्होंने जो लेटर्स अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को लिखे थे वो भी उसमें हैं, तो ये भी एक अच्छे डायरी राइटर थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला, ये भी मतलब एक अच्छे डायरी राइटर थे, इनकी तो बहुत फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। उसके बाद प्लस इनका ये भी है कि जब ये जेल में थे तो उन्होंने पूरी की पूरी वो लिखी थी, बाद में वो भी बुक के रूप में पब्लिश हुई, ठीक है। उसके बाद एनी फ्रैंक तो मतलब एक छोटी लड़की थी, उसने सेकेंड वर्ल्ड वार में जो उनकी आप बीती थी पूरी वो उसने उसमें अपनी लिखी हुई है, तो इन्होंने फ्रेंड मान करके डायरी को अपना डायरी लिखी हुई है। उसके बाद लास्ट में कैप्टन स्कॉट है, तो कैप्टन स्कॉट ने अपना जो अंटार्कटिक का एक्सपेडिशन था इनका, मतलब किस तरीके से वो जहाज़ वो फंस गया था या क्या क्या इन पे गुजरा वहाँ पे, तो वो इन्होंने पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये डायरी राइटिंग से रिलेटेड कुछ फेमस पर्सनैलिटी थी, और भी हैं, आप अपने से रिलेटेड जो कुछ हैं वो इसमें डाल सकते हैं और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि वाई डोंट यू मेक योर फ्यूचर विद दिस हॉबी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और लेकिन उनको ये तो पता ही है कि आप सीएपीएफ के इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो ऑब्वियसली आपको ऐसी फॉर्मल एजुकेशन लेकर के आए हैं जो सीएपीएफ की एलिजिबिलिटी को भी दिखाता है, और प्लस आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस जॉब के लिए इसलिए आए हैं। लेकिन वो फिर भी जानना चाहते हैं कि अपनी हॉबी के प्रति आपका क्या व्यू है और क्या उसमें मतलब स्कोप है आगे, ठीक है। तो जैसे पेंटिंग का ही है, तो पेंटिंग का मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि अभी तो पेंटिंग करना मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन कैरियर के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता सकते हैं कि सर आई डोंट सी पेंटिंग एज माई कैरियर ऑप्शन,
इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड जॉइंड फाइन आर्ट्स जस्ट आफ्टर स्कूलिंग। क्योंकि अगर इस टाइम पे कैरियर ऑप्शन आप पेंटिंग में ढूंढते हो तो वो एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, जिससे आपकी और भी जो फॉर्मल एजुकेशन का जो आपने किया है वो भी यूजलेस हो सकती है। तो आप ये वाली चीज़ बता सकते हैं। उसके बाद एट दिस स्टेज इट वुड बी गुड फॉर मी दैट आई शुड नर्चर माई हॉबी अलंग विद अदर फॉर्मल कैरियर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मतलब पेंटिंग एज ए हॉबी एज ए कैरियर अभी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसको मैं कैरियर के साथ साथ अपना नर्चर करूँगा। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का, क्योंकि इनका ये ऐसा एग्जांपल है कि इन्होंने 67 ईयर की एज में जो है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट पेंटिंग बनाई थी। क्योंकि उससे पहले भी इनका पेंटिंग हॉबी तो था, लेकिन ये उसको फॉर्मली परस्यू नहीं कर पाए थे। तो राइटिंग जैसे उनका था लिटरेचर में, तो वो तो उनका कैरियर ही था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने 67 ईयर की ओल्ड में उन्होंने वो बनाया और फेमस पेंटर भी हुए बाद में जाके। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं अगर आपकी कोई और हॉबी है तो उसका भी आप इसी तरीके से एक अच्छा सा आंसर तैयार कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको आंसर देने में आसानी हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो CAPF में पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट आर योर डेली एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू योर हॉबी। तो अगर कोई चीज़ आपकी हॉबी है तो ऑब्वियसली आप उसको नर्चर करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो दिन में करते होंगे। दिन में नहीं, हफ्ते में करते होंगे, हफ्ते में नहीं, महीने में सही, महीने में करते होंगे, लेकिन करते ज़रूर होंगे, क्योंकि वो आपकी हॉबी है और हॉबी इंटरेस्ट से ही होती है। ठीक है, तो जैसे पेंटिंग मैंने इसमें मेंशन की हुई है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने डेली एक्टिविटीज़ में मेंशन की हुई है, जैसे यूज ऑफ डायग्राम्स, स्केचेज एंड कैलीग्राफी इन माय नोट्स। क्योंकि डेली के डेली पेंटिंग बनाना तो इतना मतलब फिजिकल ऑप्शन है नहीं, और इसमें जैसे कैरियर भी इसमें पहले हमने मेंशन कर दिया कि मैं उसमें फॉर्मल कैरियर भी परस्यू नहीं करना चाहता, तो डेली पेंटिंग बनाने का कुछ फ़ायदा है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं तो उसको नर्चर किया जा सकता है किसी तरीके से, लेकिन अलग से पेंटिंग को नर्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो UPSC की प्रिपरेशन के साथ अगर नोट्स बना रहे तो उसमें डायग्राम्स का अच्छा यूज कर सकते हैं, स्केचेज का अच्छा यूज कर सकते हैं, कैलीग्राफी का यूज कर सकते हैं, ताकि नोट्स जो आपके औरों से बेहतर बन जाए, प्लस आपकी जो मतलब हॉबी है पेंटिंग की वो भी उसमें यूज हो जाए। ठीक है, सेकंड है यूज टू राइट डेली थॉट्स ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड इन कैलीग्राफी एंड सम डिजाइंस। तो मैं क्या करता था कि जो स्कूल में डेली थॉट्स लिखता था नोटिस बोर्ड पे, उनको अच्छे से डिज़ाइन बना देता था, प्लस उसको कैलीग्राफी में लिख देता था, तो वो भी एक हॉबी का पार्ट था। तो मतलब अगर 7-8 साल तक कोई बंदा ये करता है तो ऑब्वियसली उसकी हॉबी में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया ही होगा, प्लस उसकी हॉबी वो एक मतलब उसकी हैबिट ही बन जाती है। ठीक है, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यूज टू मेक पोस्टर फॉर हॉस्टल एट डिफरेंट ओकेजन। जैसे मैं बहुत दिन हॉस्टल में रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि अलग अलग ओकेजन होते थे, नए साल पे या 15 अगस्त पे या उस पे रिपब्लिक डे पे, क्रिसमस डे, किसी पे भी कुछ पोस्टर बना दिया, कुछ लिख दिया, एटलीस्ट शुभकामनाएं लिख दी। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो इसमें भी क्या था, पेंटिंग का यूज और कैलीग्राफी का यूज हो जाता था। ठीक है, तो अगर आपकी भी कुछ इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके एक्टिविटीज़ होंगी तो आप उनको मेंशन कर लीजिए, प्लस अगर आपकी दूसरी हॉबी है तो आप उसको अपने से उसी के हिसाब से आप उनको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं डेली एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डायरी राइटिंग। तो मेरा तो जो है वो ये है कि यूज़ टू राइट डायरी बिफोर गोइंग टू बेड। आपका कुछ और हो सकता है, आप किसी और टाइम पे लिख सकते हैं, आपकी कुछ और हॉबी है तो आप दूसरे टाइम पे उसको नर्चर कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ तो मैं ये बता दूंगा। ठीक है, इसका अलग से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो यही है। ठीक है, उसके बाद डेली एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लिसनिंग टू रेडियो। ठीक है, तो लिसन प्रोग्राम्स लाइक न्यूज एनालिसिस, सॉन्ग्स, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद मन की बात प्रोग्राम एवरी मंथ जो आता है उसको मैं सुनता हूँ। तो ये जो है लिसनिंग टू रेडियो जो हॉबी है उससे रिलेटेड डेली एक्टिविटीज़ हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपकी भी कुछ इसी तरीके की है तो आप उनको लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है, एनलिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ योर हॉबी टू यू एंड योर सोसाइटी। ठीक है, तो जैसे ये पेंटिंग मैंने मेंशन की है, तो पेंटिंग का जो यूज हो सकता है, जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो कल्चरल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सप्रेशन थ्रू क्रिएटिविटी। तो पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा जरिया है।
कि जो चीज़ मतलब मिलियंस वर्ड्स में भी कही जा सकती है वो एक पेंटिंग के थ्रू बताई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि देखो दुनिया में पता नहीं कितने मिलियन लैंग्वेजेज बोली जाती होगी, तो हर बंदा हर लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, बट लेकिन ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो सबको समझ में आती है। इसका मतलब पेंटिंग एक इस तरीके की लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। उसके बाद टॉक्स अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी। अब जैसे एंशियंट पेंटिंग्स है तो एंशियंट टाइम के बारे में बताती है, मॉडर्न पेंटिंग है मॉडर्न टाइम के बारे में बताती है, मीडिएवल मीडियम के बारे में बताती है। तो इसका मतलब ये कल्चर और सोसाइटी के बारे में भी बताती है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल हो जाएगा और हिस्टोरिकल बेनिफिट्स हो जाएगा। उसके बाद लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अट्रैक्ट टूरिज्म। किसी पर्टिकुलर एरिया की पेंटिंग फेमस होती हैं, ठीक है। इवन अब तो जीआई टैग भी आने लगे कि पेंटिंग पे पर्टिकुलर रीजन है। और इंडिया में तो इसका ट्रेडिशन ही रहा है, जैसे साउथ इंडिया की अपनी अलग पेंटिंग्स हैं, नॉर्थ इंडिया की अपनी अलग है, स्पेशली अलग अलग स्टेट्स की अपनी अलग अलग जो है, तो वो टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। तो ये पेंटिंग का एक अच्छा बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपकी हॉबी के भी कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स होंगे, आपके लिए भी होंगे, पर्सनल सोसाइटी के लिए भी होंगे और पूरी कंट्री के लिए भी हो सकते हैं। तो आप उनको भी उनका अलग से मेंशन करके रखिए और उनको याद करके रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ डायरी राइटिंग टू सोसाइटी। तो ये सेकंड हॉबी है, इसका बेनिफिट भी सोसाइटी को हो सकते हैं। जैसे इट हेल्प्स इन नोइंग द हिस्ट्री फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये किस लिए का है, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी और अंग्रेजों के दोनों के पर्सपेक्टिव से आप इंडियन हिस्ट्री को देखोगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर गांधी जी ने डायरी लिखी है तो उसका हमको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, और अगर अंग्रेज़ों ने कोई अपनी डायरी लिखी है, कुछ नोट डाउन किया है, तो उससे हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमको पता चलता है। ऐसे ही नेल्सन मंडेला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो ऑपरेसर्स थे उनके देखोगे तो वो अलग व्यू पता चलेगा। जवाहरलाल नेहरू के एज ए फादर के रूप में देखोगे और इंदिरा गांधी के एज ए डॉटर के रूप में देखोगे तो उनके अलग पर्सपेक्टिव पता चलेंगे। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पता चलते हैं अगर डायरी राइटिंग से हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रीजन। अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उस जिस रीजन में आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डायरी से उस रीजन की झलक आई जाती है कि उस रीजन का जो है जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब माउंट वेसुवियस इरप्ट हुआ था इटली में, तो वहाँ पे एक बंदा था पेली, उसने अपनी वो लिखी थी, क्या कहते हैं, डायरी। उसके बाद उसने पूरा जो भी उसका मंजर हुआ था वहाँ पे, जब विद इन 2 और 3 मिनट्स पूरा का पूरे जो सिटी थी वो मतलब तबाह हो गई थी, तो उसमें उसने पूरा का पूरा नोट डाउन किया था। उससे हमको उस रीजन का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। अगर कोई अपने डायरी में अपनी मिस्टेक कन्फेस कर लेता है और हमको उसकी डायरी पढ़ने का मौका मिल जाता है और ग्रेट बाद में पता चलता है ये ग्रेट पर्सन है, बाद में उसकी डायरी रिकवर होती है, तो उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे महात्मा गांधी तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद सोसाइटी एट्सेट्रा। इससे भी हम मतलब सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप भी पता चल सकता है। जैसे एनी फ्रैंक ने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम लिखा था, तो उसने कि किस तरीके से एक सोसाइटी दूसरे पे मतलब दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रखी है और किस तरीके से लोग मर रहे हैं और हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने पूरा का पूरा इसमें अपनी सिचुएशन लिखी थी, तो इससे भी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप भी पता चल सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने इन हारमनी विद नेचर करके कुछ लिखा था, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरी राइटिंग से हमको इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में जो इंसाइट्स हैं वो बहुत पता चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फ्रेंड्स बेनिफिट डायरी राइटिंग के। आपके भी अलग अपने कुछ हॉबीज हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी आप इसी तरीके से नोट डाउन करके रखिए, उनको याद करके रखिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछा जाता है ये आपके इंटरव्यू में, वो ये है टेल अस अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखो जो हमने हॉबीज़ अभी डिस्कस की, व्हाट इज़ योर हॉबी है, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, तो वो और ये लगभग एक सा ही क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये अलग से पूछ लिया जाता है। तो अगर ये अलग से पूछा जा रहा है तो आपको इनमें ये 2 चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो आप इसमें वो चीज़ें मेंशन करिए जो आपने डेप्थ में अपनी हॉबीज़ को मेंशन किया है।
सपोज मैंने ये किया हुआ है पेंटिंग, डायरी राइटिंग और लिसनिंग टू रेडियो, तो आप इनको अपनी हॉबीज़ को इसी तरीके से उसमें मेंशन करिए कि सर दीज आर माय हॉबीज़, ऐसे। प्लस एक दो चीज़ें उसमें और ऐड कर सकते हैं जो आपने उसमें नहीं लिखी, कई बार भूल जाते हैं या कई बार सोचते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट है नहीं, फिर कहीं से हमको पता चलता है कि नहीं ये हमको ऐड करनी चाहिए थी। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो आप एक दो चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको योगा बता सकता हूँ, क्योंकि योगा तो मैक्सिमम लोग करते ही हैं और ये एक मतलब अच्छी हॉबी है अपने आप को मतलब वो करने के लिए, क्योंकि माइंड बॉडी सोल का जो कॉम्बिनेशन है वो एक योगा अच्छे तरीके से बना सकता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें वो आपकी एक एकेडमिक करिकुलम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी आप हॉबी को उनको बढ़ाने के चक्कर में आप ऐसी उसमें डाल दो कि मतलब जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर, ये तो मतलब एकेडमिक करिकुलम का एक पार्ट होता है अगर आप किसी प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा आंसर हो जाएगा कि आप अपनी वे हॉबीज बताइए, प्लस एक दो योगा ऐसी वगैरह कोई बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हॉबी बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे हॉबी बेस्ड क्वेश्चन सीएपीएफ के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और मैंने अपना उदाहरण लेकर के ये बताया कि किस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ को बताएंगे, उनके बेनिफिट्स काउंट कराएंगे, उनके बेनिफिट्स टू सोसाइटी काउंट कराएंगे, उनका यूज इन सीएपीएफ उनको बताएंगे। तो ये सारे के सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, और हम पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस का अभी जल्दी ही पार्ट 3 लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।